हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ क्लास। बेटे जो प्रोबेबिलिटी में हमारी एक्सरसाइज 13.2 है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसमें हमारा टॉपिक क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। उसके ऊपर प्रॉब्लम्स हैं वो हमें डिस्कस करनी है। तो जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज थी उसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में हमने डिस्कस किया। सेकंड में अभी इंडिपेंडेंट इवेंट्स और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस करेंगे। 13.3 एक्सरसाइज में बायस थ्योरम और उसकी एप्लीकेशंस हैं, उसके ऊपर क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और जो 13.4 और 13.5 एक्सरसाइज है उसमें हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडम वेरिएबल क्या होता है उसके लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उनका मीन वेरिएंस कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगी, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक वाइज अगर हम करेंगे इस चैप्टर को तो बहुत ही ईजी लगेगा हमारे को। ठीक है, तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हमारा आज का टॉपिक है इंडिपेंडेंट इवेंट्स कि इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है। तो टू इवेंट्स E1 एंड E2 आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ अकरेंस ऑफ वन डज नॉट डिपेंड अपॉन द अकरेंस ऑफ द अदर। यानी कि दो इवेंट अगर सैम्पल स्पेस के साथ एसोसिएटेड हैं और एक इवेंट के अकरेंस दूसरे के ऊपर डिपेंड ना करे तो हम क्या कह देंगे कि वो दोनों इवेंट्स क्या हैं? इंडिपेंडेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, दो कॉइन को टॉस किया, अनबायस्ड कॉइन को। ठीक है, तो E1 और E2 आपने दो इवेंट डिफाइन कर लिए। E1 क्या चीज़ है? इवेंट ऑफ गेटिंग ए हेड इन फर्स्ट कोइन। और E2 क्या चीज़ है? इवेंट ऑफ गेटिंग हेड ऑन सेकंड कोइन। ठीक है, अब देखो जो पहले वाले कोइन पे हेड आएगा ना और जो दूसरे वाले कोइन पे हेड आएगा, दोनों हेड एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे कि भाई पहले पे हेड आएगा तो ही दूसरे पे आएगा या पहले पे हेड आएगा तो दूसरे पे नहीं आएगा। ये दोनों क्या एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं उस। ठीक है, तो एक अगर इवेंट होगा ना तो उस इवेंट की होने की वजह से दूसरे वाले इवेंट के होने की जो वो होगी ना प्रोबेबिलिटी होगी, या फिर जो दूसरा इवेंट होगा वो पहले वाले के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। इस वजह से दोनों इवेंट्स क्या हो गए? आपके इंडिपेंडेंट इवेंट हो गए। ठीक है, अब है ना मल्टीप्लिकेशन रूल है इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए। अगर E1 और E2 अगर आपके पास कोई दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है ना तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड E2, एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। और का मतलब यहाँ पे अगर और होता तो फिर उसका मतलब क्या होता है? यूनियन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, अगर इवेंट्स अगर आपके इंडिपेंडेंट है तो किसके इक्वल हो जाएगा? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। एक बात हो रही है यहाँ पे, जैसे E इंटरसेक्शन F है ना, इंटरसेक्शन से डॉट भी लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इंटरसेक्शन F की जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन F को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे नोट बनवा रखे हैं आपको, 4 नोट हैं यहाँ पे। अगर दो इवेंट्स E1 और E2 इंडिपेंडेंट हैं तो जो पहले वाली कंडीशन होल्ड करेगी। ठीक है ना, अगर इवेंट्स E1 और E2 इंडिपेंडेंट है तो पहले वाली कंडीशन होल्ड करेगी, फिर दूसरी तीसरी चौथी कंडीशन और होल्ड कर जाएगी। दूसरी तीसरी चौथी कंडीशन में क्या है? अगर E1 और E2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 नॉट E1 इंटरसेक्शन नॉट E2 इक्वल हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E1 मल्टीप्लाई नॉट E2। मतलब दोनों जगह नोट लगा दिया। थर्ड वाले में पहले पे नोट है, दूसरा विदाउट नोट है। फोर्थ वाले में पहला विदाउट नोट है, बाद वाला जो सेकंड है उस पर नोट का साइन लगा हुआ है। मोटी सी बात कहने की ये होगी, अगर E1 और E2 अगर आपके पास कोई दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, दोनों के ऊपर नोट लगा होगा तो भी इंडिपेंडेंट होंगे, दोनों में से किसी एक के ऊपर नोट लग रहा होगा तो भी इंडिपेंडेंट होंगे। इंडिपेंडेंट होंगे तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन क्या करेगी? होल्ड करेगी। यानी कि अगर क्वेश्चन में हमें चेक करना हो कि भाई E1 इवेंट्स हैं जो इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है, जो फर्स्ट फार्मूला है ना E1 और अगर E2 इवेंट्स को अगर हमें चेक करना है तो मैं क्या करूँगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 निकाल के रख लूँगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और E2 अलग अलग निकाल के उनकी मल्टीप्लाई कर दूँगा। अगर दोनों साइड्स इक्वल आ गई तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो जाएंगे, अगर नहीं आए तो जो इवेंट्स है वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं ना इंडिपेंडेंट इवेंट्स के ऊपर, वो किस तरीके के आते हैं? जैसे विनिंग ऑफ गेम के ऊपर आते हैं कि दो जनों ने गेम स्टार्ट करी। ठीक है, टॉसिंग ऑफ कॉइन, हेड जब आ जाएगा तो वही गेम जीत जाएगा। इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहलाएंगे। हिटिंग ऑफ ए टारगेट, कि किसी टारगेट को हिट किया जा रहा है। ठीक है, तो जैसे बंदूक वगैरह से टारगेट को हिट करना चाहते हैं ना, तो जो पहले वाली गोली चलेगी दूसरे वाली गोली चलेगी, दोनों गोलियां टारगेट को हिट करेंगे या नहीं करेंगे, दोनों इवेंट्स क्या होंगे? एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे। इंटरू से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, या फिर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम इन एनी सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट को की कोई प्रॉब्लम उसको सोल्व कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली कोई स्टूडेंट्स, तो वो वाले क्वेश्चन भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स के ऊपर हो गए। और एक प्लेइंग कार्ड्स के हो गए। प्लेइंग कार्ड्स वाले कौन से क्वेश्चन? जो विद रिप्लेसमेंट है, कि भी आपने कार्ड निकाला फिर उसको वापस रख दिया, फिर दोबारा से कार्ड निकाला, तो जो पहले कार्ड निकाला था और जो बाद में कार्ड निकाला आपने, वो दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हो गए। और अगर विदाउट रिप्लेसमेंट हो ना तो फिर वो आपका कॉम्बिनेशन वाला टॉपिक लगेगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन। और विद रिप्लेसमेंट है तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स वाला टॉपिक हम करेंगे।
नेक्स्ट है फिर इसमें आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एट लीस्ट वन ऑफ द इंडिपेंडेंट इवेंट्स कि भाई A1 A2 एंड सो ऑन AR, अगर आपके पास आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 P1 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 P2 एंड सो ऑन, प्रोबेबिलिटी ऑफ AR PR है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट A1 क्या आएगा, 1 माइनस करके लिखोगे ना, क्योंकि किसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी और उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, वहाँ से ही आपने निकाल लिए। तो अगर हम निकालना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी व्हेन एट लीस्ट वन इवेंट हैपन्स, तो कम से कम एक इवेंट हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं, तो इसका फॉर्मूला आप डायरेक्ट ये यूज़ कर सकते हो, इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट A2 एंड सो ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट AR। ठीक है, अब आपको ये भी पता इन जनरल जो मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है वो क्या होता है आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट बी व्हेन इवेंट ए ऑलरेडी अकर्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये आपने फर्स्ट जो एक्सरसाइज की थी वहाँ पे फॉर्मूला किया था आपने। अगर आपके पास यहाँ पे इवेंट ए और बी इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो एक्सप्रेशन स्टार में अगर एक्सप्रेशन 3 का यूज़ करूँगा मैं न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे वैल्यू फिट कर दी प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी के ऊपर, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कट जाएगा, तो जो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल आ गई। ऐसे ही यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी जो होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ पे जो भी बेसिक सी बात बताई है ना आपको मैंने क्वेश्चंस में, वही बातें सारी की सारी आपकी यूज़ होनी है। ठीक है, तो इसमें अब आप देखो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि एक इवेंट ए उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/5, इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी है 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल के आपको ये देखना है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना है। और क्वेश्चन में ए और बी इवेंट्स कैसे दे रखे हैं, इंडिपेंडेंट दे रखे हैं। अगर हम जानते हैं डेफिनेशन, अगर ए और बी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी इक्वल हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इनकी वैल्यू फिट करके सिंप्लीफाई कर दिया, 3/5 आ गया। ठीक है, ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन भी है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ए आपने इवेंट डिफाइन किया दैट द 2 ब्लैक कार्ड्स ड्रॉन फ्रॉम 52 कार्ड्स विदाउट रिप्लेसमेंट। ना देखो विदाउट रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट तो है नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि इससे सैम्पल स्पेस अफेक्ट होगा ना विदाउट रिप्लेसमेंट में तो हर बार, तो इस वजह से इसमें कॉम्बिनेशन वाला टॉपिक लगेगा कि इसमें क्या है कि 52 प्लेइंग कार्ड्स में से ना आपने 2 कार्ड्स निकाले हैं। ठीक है, तो आप क्या चाहते हो कि ब्लैक कार्ड आ जाए, दोनों ब्लैक हों। आपको पता 52 में 26 ब्लैक होते हैं, तो 26C2। ठीक है ना, 2 कार्ड को आप 26 में से 3 तरीकों से सिलेक्ट कर सकते हो, डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल क्या बनेंगे आउटकम 52C2। इसको सिंप्लीफाई कर लें, कॉम्बिनेशन को ऊपर नीचे सिंप्लीफाई करके 25/102 आ जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, एक बॉक्स है, एक बॉक्स में बैड ऑरेंज कितने हैं, 3 हैं, गुड ऑरेंज कितने हैं, 12 हैं, टोटल ऑरेंज कितने हो गए, 15 हो गए। तो फिर वो जो ऑरेंज है ना बॉक्स में, उनको क्या करना है, सेल के लिए अप्रूव करवाना है। सेल के लिए अप्रूव ऑरेंज केवल तभी होंगे जब वो अच्छे होंगे। और एक टाइम पर विदाउट रिप्लेसमेंट 3 ऑरेंजेज निकाले गए हैं, तो वो ऑरेंज जो है ना वो सेल हो जाएंगे, अप्रूव हो जाएंगे सेलिंग के लिए, यानी कि वो अच्छे होंगे तभी अप्रूव होंगे। तो इसका मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हो, इस क्वेश्चन में आपने ना टोटल 15 ऑरेंजेज में से ना 3 ऑरेंज निकाले। कितने तरीकों से निकाल सकते हो, 15C3 तरीकों से। लेकिन आप क्या चाहते हो कि वो ऑरेंज अप्रूव हो जाए सेलिंग के लिए। अप्रूव तब होंगे अगर वो अच्छे होंगे, अच्छे मतलब 12 ऑरेंजेज अच्छे हैं, तो यहाँ पे 12C3। तो 3 ऑरेंजेस को 12 में से 3 ऑरेंजेस को हम कितने तरीकों से सिलेक्ट कर सकते हैं, 12C3 तरीकों से कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर नीचे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा के सिंप्लीफाई कर लिया, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 44/91। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है जो वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या किया गया, ये फेयर कॉइन एंड अनबायस्ड डाइस आर टोस्ट। एक कॉइन को और एक डाई को टोस्ट किया गया। देखो तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, पहले वो देखोगे आप। मान लो कॉइन पे हेड आया तो डाई पे 1 से 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी हो गया H1 H2 H3। या फिर कॉइन पे अगर टेल आया तो डाई पे 1 से लेकर 6 तक। तो ये टोटल सैंपल स्पेस में टोटल 12 एलिमेंट हो गए आपके। ठीक है, और इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में ना इवेंट क्या दे रखा है कि जो कॉइन है उसके ऊपर हेड दिखाई देना चाहिए, और इवेंट भी क्या दे रखा है कि जो डाई है उसके ऊपर 3 आना चाहिए। तो आपको चेक करना कि ए और बी यहाँ पे आपके इंडिपेंडेंट इवेंट हैं या नहीं हैं। तो इंडिपेंडेंट इवेंट होने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगी, पहले तो ये देखो हेड आना चाहिए किसके ऊपर, कॉइन के ऊपर। तो जब आप कॉइन को टॉस करोगे तो H, T, तो हेड क्या बनेगा 1/2। ऐसे डाई के लिए 3 आ जाए 1/6। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट भी होगी। ए इंटरसेक्शन भी क्या बनेगा, ए और बी का मतलब कॉमन पॉइंट। ए और बी का कॉमन पॉइंट ये बनेगा कि भाई कॉइन के ऊपर तो हेड आए और जो डाई है उसके ऊपर 3 आए।
तो H,3 एक ही आउटकम है ऐसी, तो सैम्पल स्पेस में 12 में से तो 1/12। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये है A 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ B 1/6 है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन B 1/12 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की मल्टीप्लाई और कर दिया आपने, 1/12 आया। तो इक्वेशन 1 क्या कह रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/12। इक्वेशन 2 क्या कह रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की मल्टीप्लाई 1/12, यानी कि 1 और 2 की राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल आ गई। और ये वाली कंडीशन किसकी होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी अगर इक्वल आ जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के, ये कंडीशन होल्ड होगी। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जो इवेंट्स ए और बी होंगे वो आपके कैसे इवेंट्स हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको चेक करना है, दो इवेंट्स दे रखे हैं ए और बी, चेक करना है आपको कि वो इंडिपेंडेंट होंगे या नहीं होंगे। तो उसके लिए आपको 3 चीज़ें निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर वो इक्वल आ गए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी अगर इक्वल आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के, तो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो इसमें क्या किया गया है, एक डाई है, उसके ऊपर जो 1 से लेकर 3 तक नंबर्स हैं वो रेड मार्क है उनके ऊपर, और 4 लास्ट वाले जो 3 नंबर्स हैं डाई के ऊपर उनके ऊपर ग्रीन मार्क है। ये इवेंट क्या डिफाइन किया हुआ है कि नंबर E1 आ जाए। तो ये जो डाई के 1 से 6 तक नंबर होते हैं, इवन नंबर कितने इसमें 3 है, 2 4 6, तो 3/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या आ जाएगी, 1/2। इवेंट भी क्या चीज़ है कि रेड कलर का नंबर आए, रेड कलर का तो पहले 3 नंबरों में से यानी कि कोई भी आ जाए तो 3/6 16 हो गई, ये भी क्या आ गया 1/2 आ गया। अब ए इंटरसेक्शन भी क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन का मतलब ए और बी की कॉमन बात कि E1 नंबर भी आए और रेड कलर का भी हो, तो E1 भी और रेड कलर का भी, तो 2 ही है ना सिर्फ, एक ऐसा नंबर ये वाला, तो 1/6 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो आपने निकाली थी उनको मल्टीप्लाई कर दिया आपने, 1/4 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन 1/6 आ गया। इक्वेशन 1 और 2 की राइट हैंड साइड क्या इक्वल है, नहीं है। इस वाले लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में क्या नहीं होंगी, इक्वल नहीं होंगी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी इक्वल नहीं आया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। तो इसका मतलब इवेंट्स ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं हैं, ठीक है। ऐसे ही जो छठा क्वेश्चन है आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई दे रखी है 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ दे रखी है 3/10 और प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ कितना दे रखा है आपका 1/5। आपको चेक करना है ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं या नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ को मल्टीप्लाई कर दिया, 9/50 आ गया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ 1/5 दे रखा है। तो इक्वेशन 1 और 2 की राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल नहीं होंगी। तो ये कंडीशन अगर होल्ड नहीं हो पा रही तो इसका मतलब इवेंट्स ई और एफ क्या नहीं है, आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखी है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन बी दे रखी है 3/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी को पी नाम दे दिया, स्मॉल पी, और स्मॉल पी की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, स्मॉल पी की वैल्यू आपको कब फाइंड आउट करनी है, अगर ए और बी अगर इवेंट्स कैसे हैं आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ए और बी का इंटरसेक्शन क्या आएगा, 5 एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट की प्रोबेबिलिटी यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। तो जो आपने देखो, आप ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, तो जो आपने 11th क्लास में प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला किया था ना, एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी 2 इवेंट्स के लिए, वो फॉर्मूला लगाया आपने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी। इस फार्मूले में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू 3/5 रख दी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू स्मॉल पी, और यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी 0 हो जाएगा क्योंकि ए और बी का इंटरसेक्शन 5 है। तो यहाँ से सिंप्लीफिकेशन करके पी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1/10 आ जाएगी। अच्छा एक बात और देखो, यहाँ पे अगर मान लो ए और बी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ना होते तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी रहता ना, तो पी की वैल्यू 1/10 है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी राइट साइड में आ जाता और पी इधर आ गया आपका, तो p - 1/10, तो p - 1/10 फिर किसकी वैल्यू होती, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी की वैल्यू होती, जो कि हम सेकंड पार्ट में यूज करेंगे, ठीक है। तो एक्सप्रेशन 1 से हम क्या कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी क्या बनेगा आपका p - 1/10। सेकंड पार्ट में आपको स्मॉल p की वैल्यू कब निकालनी है, अगर इवेंट्स कैसे हैं आपके, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो ये कंडीशन होती है इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन की वैल्यू फिट कर दी p - 1/10 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी p। यहाँ से सिंप्लीफिकेशन करके p की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ए और बी आपके पास दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखी है। फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी निकालनी है, ऐसे निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये वैल्यू फिट कर देना, 3 4 जा 12, 0.12 आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन बी के लिए लेंथ वाला फॉर्मूला लगाना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी को तोड़ लोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये वैल्यू फिट करके सिंप्लीफाई कर दोगे। थर्ड और फोर्थ पार्ट भी कर लोगे आप, कंडीशन प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन लगा के वैल्यू फिट कर लेना सारी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी। इस तरीके से आपका क्वेश्चन 8 तक कंप्लीट हो जाएगा।
नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन में दो इवेंट्स दे रखे हैं ए और बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखी है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखी है 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी दे रखी है 1/8। तो इसमें क्या निकालना आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए एंड नोट बी। तो मैथमेटिकल फॉर्म में नोट को कैसे लिखते हैं, बार लगा के, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, यहाँ पे बार, मतलब ये चीज़ निकालनी है आपको। तो सबसे पहले ये चीज़ निकालनी है। तो आपने सेट का चैप्टर किया था 11th क्लास में, तो डी मोर्गन लॉ लगेगा। कॉम्प्लीमेंट का साइन अलग अलग है ना, पूरे के ऊपर लगा लिया कॉम्प्लीमेंट का साइन, और इंटरसेक्शन किस में चेंज हो गया, यूनियन में। तो अब इस नेक्स्ट स्टेप में इससे ये कैसे आया, आपने एक फॉर्मूला किया ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इक्वल टू 1। तो ए यूनियन बी को अगर मैं सेट एक्स नाम दे दूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट एक्स इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, मतलब 12 हट गया, ठीक है। तो 1 माइनस, अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन बी का फॉर्मूला लगा 11th वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, वैल्यू रख दो सारी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू दे रखी है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी की 1/8। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, तो सोल्व होकर क्या आ जाएगा आपका 3/8 आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखी है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखी है 1/12। आपको देखना है कि इवेंट इंडिपेंडेंट है या नहीं है। इसके अलावा कोई ये और दे रखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए यूनियन नोट बी 1/4। तो चेक करना इवेंट ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो यूनियन की फॉर्म में जो कॉम्प्लीमेंट की साइन लगे हुए हैं ना, तो इसमें आपने डी मोर्गन लॉ लगाया अंदर ही, ए और बी के कॉम्प्लीमेंट, पूरे का कॉम्प्लीमेंट लगाओगे तो यूनियन किस में चेंज हो जाएगी, इंटरसेक्शन में। फिर यहाँ से यहाँ तक आने में आपने वो वाला कॉन्सेप्ट लगाया, प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट के ना होने का सम क्या आएगा, 1 माइनस होने का सम। तो यहाँ से सिंप्लीफाई हो गया, क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी आएगा 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी पहले ही दे रखे थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की मल्टीप्लाई करिए आपने, क्या आएगा 16 के 7/24, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी आया 3/4। इक्वेशन 1 और 2 की राइट साइड इक्वल नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में क्या नहीं होंगी, इक्वल नहीं होंगी। और लेफ्ट साइड अगर आपस में इक्वल नहीं होंगी तो ये कंडीशन तो फेल हो गई ना फिर इंडिपेंडेंट इवेंट्स की, क्योंकि इक्वल नहीं है आपस में। तो यहाँ से क्या कह दोगे, इवेंट्स ए और बी क्या नहीं है, आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं हैं, ठीक है। अब जो आपका 11th क्वेश्चन है उसमें 4 पार्ट्स हैं। उसमें क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, और ये भी कह दिया इवेंट्स ए और बी कैसे हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो पहले तो इजीली हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स दे रखे हैं, तो वैल्यू फिट करके सोल्व कर लिया। सेकेंड पार्ट में क्या है, यहाँ पे आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नोट बी है। तो मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लिखोगे, नोट का मतलब बार लगा के। तो अब आपको सबसे पहले नोट बनवा के लिखवाया था, अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट है ना, तो दोनों के ऊपर बार लगा लो या किसी एक के ऊपर बार लगा लो, तो भी वो इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो इंडिपेंडेंट रहेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे डेफिनेशन लगा दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन नोट बी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नोट बी की वैल्यू तो है नहीं ना आपके पास, तो इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट बी को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब इसमें आप क्या करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू, ये जो दोनों तो वैल्यू दे रखी है इनको रख के सिंप्लीफाई कर लो, 0.12 आ जाएगा। थर्ड पार्ट में आपको क्या निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। तो 11th वाला फॉर्मूला लगा के वैल्यू फिट कर दी, यहाँ पे सोल्व कर लिया। फोर्थ पार्ट में क्या निकालना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए एंड नोट बी निकालना था। तो ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो नोट ए और नोट बी भी इंडिपेंडेंट होंगे, तो नोट ए नोट बी की फॉर्म में इंडिपेंडेंट वाली डेफिनेशन लग जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट बी को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहाँ पे वैल्यू फिट करके सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या किया गया, एक डाई को 3 बार टॉस किया गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर एट लीस्ट 1। तो एक डाई को 3 बार टॉस किया, तो मतलब 3 बार टॉस करोगे तो तीनों बार जो आउटकम आएंगे एक दूसरे से क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगी, मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। तो आपने 3 इवेंट डिफाइन कर लिए यहाँ पे, E1, E2 एंड E3। E1 विद द इवेंट ऑफ गेटिंग ओड नंबर इन फर्स्ट टॉस, E2 विद द इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर इन सेकंड टॉस, E3 विद द इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर इन थर्ड टॉस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या आएगी, 3/6, 3/6, 3/6 कट के क्या आ जाएंगे, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, E2, E3 आ गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट E1, नोट E2, नोट E3 निकालना चाहूँ तो 1 माइनस 1/2 करके वो भी 1/2, 1/2, 1/2 आ जाएगी। अब आपको क्या निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर एट लीस्ट 1। इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए हैपनिंग ऑफ एट लीस्ट 1 का क्या फॉर्मूला लिखवाया था, बिल्कुल स्टार्टिंग में बेसिक जब बताया गया था, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट गेटिंग ओड नंबर इन एनी टॉस।
तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और E2 और E3 यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 यूनियन E3। और अगर इवेंट्स आपके इंडिपेंडेंट्स हैं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E3 वैल्यू फिट करके सिंप्लीफाई कर लिया। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया 16 के 7/8। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है बेटे, 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट होती है रैंडम उसका इंडिपेंडेंट इवेंट्स का केस बन गया आपका। तो 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए बॉक्स कंटेनिंग 10 बॉल्स ब्लैक एंड 8 रेड बॉल्स। ठीक है, ये बॉक्स में 10 ब्लैक्स हैं और 8 रेड बॉल्स हैं और यहाँ पे आपने 2 बॉल्स को निकालना है, विद रिप्लेसमेंट निकालना है। तो 3 पार्ट हैं इसमें। फर्स्ट पार्ट में आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी कि बोथ बॉल्स आर रेड। तो आपने 2 इवेंट डिफाइन कर लिए कि भाई इवेंट ऑफ ड्राइंग फर्स्ट बॉल रेड, सेकंड E2 आपने इवेंट डिफाइन कर लिया कि भाई सेकंड बॉल क्या है, रेड है। तो कर लिया E1 एंड E2 क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं क्योंकि विद रिप्लेसमेंट का केस है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी, ठीक है, इंटरसेक्शन भी का मतलब क्या है कि पहले बॉल में भी रेड बॉल आई, दूसरे में भी रेड बॉल आई, तो टोटल रेड बॉल 2 होगी ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 वैल्यू फिट करके सिंप्लीफाई कर लिया। 16/81 आ गया फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट में क्या कर रहा है कि फर्स्ट बॉल तो ब्लैक और सेकंड रेड हो। तो फर्स्ट बॉल ब्लैक आई, वो जो इवेंट होगा उसको E1 नाम दे दिया। सेकंड बॉल ब्लैक और रेड हो उसको आपने E2 नाम दे दिया। तो E1 और E2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। वो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 वैल्यू फिट करके सोल्व कर लिया। थर्ड पार्ट आप ट्राई करें ऐसा ही जैसे कि सेकंड पार्ट था। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, 2 बच्चे हैं, किसी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, इंडिपेंडेंटली सोल्व करते हैं, बात लिखी हुई है। तो इसका मतलब जो ए नाम का बच्चा है वो जो प्रॉब्लम को सोल्व करेगा वो जो इवेंट होगा उसको E1 कह दिया। बी नाम का जो बच्चा प्रॉब्लम सोल्व करेगा उस इवेंट को आपने E2 कह दिया। इंडिविजुअली सोल्व कर रहे हैं तो इसका मतलब E1 और E2 इवेंट्स कैसे हो गए आपके, इंडिपेंडेंट इवेंट हो गए। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 दे रखी है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 दे रखी है 1/3। नोट प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट E2 हमने निकाल ली 1 माइनस करके। तो E1 और E2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में आपको क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट में आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस बात की कि जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, प्रॉब्लम सोल्व कब होगी, प्रॉब्लम जब एटलीस्ट वन ऑफ देम प्रॉब्लम को सोल्व कर देगा, यानी कि या तो E1 इवेंट्स हो जाए या फिर E2 इवेंट्स हो जाए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 निकालनी है। तो एटलीस्ट वन ऑफ देम प्रॉब्लम सोल्व कर दे। इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए क्या रिजल्ट होता है जो सबसे पहले बताया था, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E2 वैल्यू फिट करके सोल्व कर लिया। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी निकालो एग्जैक्टली वन ऑफ देम सोल्व प्रॉब्लम, दोनों में से कोई एक जना प्रॉब्लम को सोल्व करे। ठीक है, तो 2 बातें हो सकती हैं इसमें, प्रोबेबिलिटी कि भाई पहले वाला सोल्व करे यानी कि E1 इवेंट्स हो जाए नॉट E2, या फिर E1 नो इवेंट ना हो E2 हो जाए। तो एक सिचुएशन तो ये हो सकती है, या फिर एक सिचुएशन यह हो सकती है और का मतलब यहाँ पे क्या है, यूनियन। तो आपने 11th फार्मूला किया था प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो इस पूरे को अगर मैंने 1 नाम दे दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, ठीक है, इस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड इवेंट। फिर ये जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है कि इस पूरे का इसके साथ इंटरसेक्शन लोगे, क्योंकि ये वाला और ये वाला इवेंट्स देखो यहाँ पे E1 माइनस E2 को क्या ले सकता हूँ, E1 इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट, E2 माइनस E1 ये वाला पोर्शन आ जाएगा आपका, ये वाला E2 माइनस E1, ये दोनों क्या है, इनमें कुछ कॉमन है ही नहीं, तो इनका इंटरसेक्शन क्या बनेगा, एम्प्टी, और एम्प्टी साइड की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0। इस वजह से जो ये वाला पोर्शन था ना, ये वाला पोर्शन हमने यहाँ से डायरेक्ट रिमूव कर दिया सिर्फ। ठीक है, सिंगल के लिए लिख लिया यहाँ पे। अब E1 और E2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो E1 और E2 कॉम्प्लीमेंट भी इवेंट इंडिपेंडेंट होंगे, E1 कॉम्प्लीमेंट और E2 भी इंडिपेंडेंट होंगे। ये अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन लगा दी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E2, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 वैल्यू फिट करके सोल्व कर लिया। तो सोल्व होकर क्या आ गया आपका 1/2 आ गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, 2 इवेंट डिफाइन कर रखे हैं, आपको चेक करना कि दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट हैं या नहीं हैं। इंडिपेंडेंट E और F अगर इंडिपेंडेंट होंगे तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन F इक्वल आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F। यानी कि आपको पहले 3 काम करने पड़ेंगे, E इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, F की निकालनी पड़ेगी, इंटरसेक्शन F की निकालनी पड़ेगी, फिर E और F की मल्टीप्लाई करके अगर वो इसके इक्वल आएगी या नहीं आएगी वो देखना है आपने। तो 1 प्लेइंग कार्ड्स में से एक कार्ड निकाला गया, तो ई इवेंट क्या डिफाइन किया गया कि जो निकाला गया कार्ड है वो स्पेड है। तो 52 में स्पेड कितने होते हैं, 13/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या आ गया 1/4। एस यानी कि के कितने होते हैं 4, तो 4/52 1/13।
ई इंटरसेक्शन एफ, इन दोनों इवेंट्स का कॉमन क्या बनेगा कि निकाला गया कार्ड स्प्रेड भी और एस भी हो, तो एक ही कार्ड होगा ना ऐसा, तो 1/52। तो ये इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी एफ को मल्टीप्लाई करते हैं 1/52। 1 और 2 की राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। और ये वाली तो डेफिनेशन होती है किसकी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स की। ये वाली कंडीशन होल्ड हो गई ना, तो इसका मतलब इवेंट्स ई और एफ कैसे हो गए आपके, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गए। ठीक है, सेकंड और थर्ड पार्ट ट्राई करना खुद। 16 क्वेश्चन क्या है आपका, एच और ई को दो इवेंट्स लिया आपने। एच इवेंट्स क्या है, इवेंट दैट स्टूडेंट्स रीड हिंदी न्यूज़पेपर। किसी हॉस्टल में हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो सेट बने उसको, वो जो इवेंट हो उसको आपने एच नाम दे दिया। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने वाले को आपने ई नाम दे दिया। तो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 60%। परसेंट का साइन हटा होगा, 60/100 कैंसिल आउट करके 3/5 आएगा। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने, 40%, यानी 40/100 सोल्व करोगे तो 2/5 आ जाएगा। और हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं वो 20% है, तो 20/100 सोल्व हो गया, 1/5 आ गया। ए पार्ट में आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट एच और नोट ई। तो नोट का मतलब बाहर, एच के ऊपर, और का मतलब यूनियन, ई नोट का मतलब फिर बाहर, यानी ये कह सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट एच यूनियन नोट ई निकालना है। ठीक है, तो इक्वल टू अलग अलग के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, तो पूरे के ऊपर लगाओगे तो यूनियन किस में चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन में। और ये एच इंटरसेक्शन ई को अगर मैं एक सेट नाम दे दूँ पूरा, तो इस सेट के ना होने की प्रोबेबिलिटी किसकी इक्वल होगी, 1 - इसके होने की प्रोबेबिलिटी, 12 हट जाएगा यानी कि। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ही दे रखी है, 1/5 सोल्व करके 4/5 आ गया। सेकंड पार्ट में क्या निकालनी है, कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकालनी। इसका फॉर्मूला लगाया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एच बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, वैल्यू दे रखी है, दोनों फिट करके सोल्व कर लिया। थर्ड पार्ट में भी कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वैल्यू रख के सोल्व कर लिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या किया गया, प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, इवन नंबर, प्राइम इवन नंबर आना चाहिए। जब क्या किया गया, दो डाई को टॉस किया गया, तो पहली बार जब टॉस करेंगे वो जो इवन प्राइम नंबर आएगा उस इवेंट को आपने इवन नाम दे दिया। दूसरी बार टॉस करने पर जो इवन प्राइम नंबर आएगा उस इवेंट को आपने ई2 नाम दे दिया। तो पहली बार टॉस करने पर जो प्राइम नंबर आएगा इवन, वो दूसरे वाले के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, दूसरे वाला पहले वाले के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब इवेंट्स कैसे हो गए आपके, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गए। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ई2, ई1 इंटरसेक्शन ई2 किसकी इक्वल हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई2, वैल्यू फिट करके सोल्व कर लिया। और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई1 क्या आएगी, ई1 प्राइम नंबर क्या होगा, 1 से लेकर 6 तक केवल 2 होगा ना, तो 1/6, इसकी भी 1/6। लास्ट क्वेश्चन 18, ऑप्शन टाइप है। 4 ऑप्शन डाल रखे हैं कि दो इवेंट्स हैं ए और बी, वो इंडिपेंडेंट कब होंगे, इनमें से कौन सी कंडीशन होल्ड होगी, वो इवेंट क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। देखो अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे तो जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। तो सेकंड वाली कंडीशन हम चेक कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए डॉट कर लो या गुणा कर लो या फिर इंटरसेक्शन कर लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए नोट बी इक्वल टू इसके इक्वल दे रखा है, तो 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को क्या लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को क्या लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट बी। और यहाँ पे डॉट का मतलब क्या है, ए और बी के बीच में डॉट का मतलब इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पे क्या निकल के आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट बी। तो डेफिनेशन होल्ड होगी इंडिपेंडेंट इवेंट्स वाली। इसका मतलब इवेंट्स जो होंगे यहाँ पे ए डेफिनेशन से आप यहाँ पे क्या कह सकते हो, ए और बी कैसे इवेंट्स हो गए आपके, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट इंडिपेंडेंट होंगे, तो ए और बी भी आपके क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे 13.2। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।